सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये है कि एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में जब हम होते हैं, हमारे सामने पेपर होता है कंप्यूटर में, ऑनलाइन जो है हमारा रिटेन एग्ज़ाम होता है, उस कंडीशन में हम इस वाले पेपर को सोल्व करने का ट्राई करेंगे। मैंने भी अभी अपना कमरा बंद कर लिया है, ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी है। एंड तो सेम टू सेम उसी कंडीशन में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वही एक तरह का एक ये डेमो है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ ये पेपर सोल्व करेंगे। ये आरआरबी लैब असिस्टेंट वाला 2026 का पेपर है, मार्च में हुआ था। और इसमें 10-12 वैकेंसी थी शायद, और इसका जो कट ऑफ था वो भी आई थिंक 65 के अराउंड था। ठीक है, पेपर टफ था, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। इवन अभी तक का एमएलटी का सबसे बेस्ट पेपर मुझे ये लगा है ना, क्योंकि रटने वाली चीज़ें इसमें नहीं है, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो इसी को हम पे सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम कंडीशन में कैसा सोचते हैं ना, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, और आपको भी मेरे साथ सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो सब अभी बजे हुए हैं 11:30 सुबह के, और मैंने अब ये स्टार्ट करा है पेपर। और विधि ने जो हमें टाइम मिलता है 2 घंटे, इसमें क्या होता है, रेलवे में सेक्शनल पेपर नहीं होता है। आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो, मार्क फॉर द रिव्यू वगैरह का भी ऑप्शन होता है, बट उसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है बाकी एग्जाम्स में, एमसीआरई वगैरह में। तो बट हाँ, सिमिलर सोल्व करने का जो पैटर्न है वो सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो अभी 11:30 बजे है। सपोज़ हमारे सामने ये पेपर आ गया है। ठीक है, तो पेपर स्टार्ट होने वाला है, रफ शीट मिल गई है। और अभी जो रफ शीट मिली है उसमें मैं क्या करूँगा, रफ शीट में सबसे पहला आपका काम है, जो भी आपको पता है, लाइक ABCD में सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे ये है ना हमारा रफ शीट, तो मैं यहाँ पे AB 1 2 लिख दूँगा सारे, क्योंकि वो मुझे रीजनिंग में हेल्प करेंगे। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया हमारा 26 1 2। क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहला सेक्शन रीजनिंग मैथ का आएगा या फिर वो लास्ट वाला सेक्शन आएगा, ताकि मेरा टाइम बच जाए। और अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, रफ सीट मिल चुकी है, तो मैं पहले ये वाली चीज़ें लिख लूँगा, या कोई फॉर्मूला जो मुझे पता है कि मैं भूल सकता हूँ पेपर के बीच में, वो पहले लिख लूँगा। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ये सारे कैरेक्टर मैंने लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आता ही है। ठीक है, तो पहला ये है, थोड़ा बहुत आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, विड्रॉल यानी कि वापस लेने की बात की गई है। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन तो नहीं होगा, क्योंकि साइमन कमीशन तो ब्रिटिशर्स जब लाए थे ना, कुछ मतलब अपनी डिमांड्स देख कर कि मतलब इंडियंस की कुछ डिमांड्स थी, और साइमन कमीशन कुछ कमेटी वगैरह से रिलेटेड था, कि साइमन कमीशन भारत में आया था, यानी कुछ लोगों की कमेटी इंडिया में आई थी ब्रिटिशर्स की। तो और इसमें ऐसा कुछ इंसिडेंट है कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो वापस लिया गया था। तो अगर ब्रिटिशर्स कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कोई कमीशन वगैरह, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता है कि भाई हमारा जो आंदोलन है, हम वो इतना अच्छा कुछ लेकर आए हैं कि हम उसको वापस ले लें। तो इसको तो एलिमिनेट करते हैं। दांडी मार्च तो 1930 के आसपास था, तो ये तो होगा ही नहीं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उससे पहले स्टार्ट हो गया था, दांडी मार्च के पहले। जलियांवाला बाग मुझे इतना याद है कि ये 1920 से पहले था। ठीक है, एंड जलियांवाला बाग तो एक ऐसा इंसिडेंट था ना, शायद जनरल डायर ने फायरिंग स्टार्ट करी थी अमृतसर वगैरह में, तो
उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसमें लोगों ने कुएं में कूद कर मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। तो ये भी नहीं होगा। चोरी चोरा इंसिडेंट मुझे पता है, इसमें एक पुलिस स्टेशन था, उसमें आगजनी हो गई थी शायद। और विड्रॉल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी कुछ ऐसा इवेंट हुआ है कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो ये मुझे याद है। एलिमिनेशन से भी सिंपल सा हम इसी पे पूछ रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। और जो भी मैं कर रहा हूँ वहाँ पे तो देखो ऑनलाइन, तो अब जब आप टिक करोगे तो वो ग्रीन ग्रीन में होता जाएगा जो भी आप सेव करते जाओगे। यहाँ पे मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इसमें एच लिख देता हूँ, जो भी मैं मतलब जिसमें मैं 100% कन्फर्म हूँ कि ये ठीक है, और इस पर मैं वापस आके नहीं बढ़ूँगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग की लेटर सीरीज़ है। लेटर सीरीज़ में पहले मैं देख लेता हूँ क्या पैटर्न है। एफ के, यानी कि एफ जी एच आई जे के, 5 का गैप है। फिर के बाद के एल एम एन ओ पी, यहाँ भी 5 का गैप है। तो यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड आएगा। देन लास्ट का सीरीज में देख लेता हूँ। जे जी एच आई जे के एल, यहाँ भी 5 का ही चल रहा है लास्ट में। तो वी के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एंड देन 5वें नंबर पे आ जाएगा ए। तो पहला, और ये मैं देखता हूँ जेड एंड ए कहाँ पे आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है, बहुत ईजी है ये। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए लेटर। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए लेटर, ठीक है। और इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल। प्रीसीडेड का मतलब है कि पीछे, एंड फॉलोड बाई ए सिंबल, तो ये हो गया सिंबल का मतलब है आगे, ऐसा कोई लेटर। तो लेटर सिंबल वाला पैटर्न हमें ढूंढना है यहाँ पे। लेटर दिख रहा है कोई, लेटर सिंबल। अब यहाँ पे कोई दिख रहा है ऐसा कुछ कि 2 लेटर एक साथ लिखे हो और बाद में सिंबल हो, है ना। लेटर बाद में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ तो मुझे एक ही ये लग रहा है, लेटर और सिंबल, ठीक है। ये वाला पैटर्न आपको देखना है सिंपली, एंड इसका एक हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा। अब है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इस वाले में क्वेश्चन में क्या करना है ना कि सबसे पहले आपको ये देखना है जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन ऑपरेशंस आर ऑन 13 सच एज एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लाइंग विद 1 3 कैन बी परफॉर्म्ड ब्रेकिंग डाउन, यानी कि 13 में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सब जो घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 और 3 को अलग अलग करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन बस पढ़नी है मुझे। अब मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले 2 लेटर छोटे छोटे हैं, एक लेटर बड़ा है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके, इसको नहीं, इस नीचे वाले 20 और 22 थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए मल्टीप्लाई करना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 0 2 0 0 2 0 2 2 4 2 2 4, 4400 आ रहा है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 4400 आ रहा है। एक बार 18 और 19 को भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 19 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 7 ऐड करके 15, एंड 1 9 जा 9, एंड 1 1 जा 1। तो यहाँ पे क्या आया 2, और 9 और 5 कितना हुआ 14, और ये 2 342। तो सिंपल सी बात है कि इसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि दोनों स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सिंपली स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 और 13 को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 एंड 10 13, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 7, 1 6 जा 6,
और 1 2 जा 2, 8, 2 और 1 3, 338 आ रहा है यहाँ पे, 388 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 22 एंड 16 को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 में 12 और 12, ये 13 हो जाएगा ना, 2 और 2, 3 और 2 5, और ये कितना हुआ 2, 3 और 2 5, और यहाँ पे आया 2 एंड एक ऊपर कैरी, तो कितना हो गया 352। तो ये ठीक बैठ रहा है, मेरा सेकंड वाला ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी मेरा ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे ही दिमाग काम करता है। ठीक है, एक्चुअल पेपर जो होता है, तो आपको भी मेरे साथ साथ पेन पेपर लेकर पॉज करके वीडियो को तब सोल्व करके देखो। ठीक है, अगर मैं भी सोल्व कर रहा हूँ तो द गवर्नर्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज मेंशन इन, गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर जो इशू करने वाली है वो बताना है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि भाई जो गवर्नर है वो सेंट्रल में काम नहीं करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है। सेंट्रल में हमारा प्रेसिडेंट होता है। तो स्टेट की ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो 200 के बाद स्टार्ट है। ठीक है, 123, 110 तो हमारा मनी बिल है, तो ये तो मनी से रिलेटेड ही होगा आसपास, तो ये तो होगा ही नहीं। 124 हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, 124 जो आर्टिकल है, तो ये भी नहीं होगा। वैसे मैंने इसका एक ट्रिक भी बता रखा है कि जो भी आपको पता है, अगर प्रेसिडेंट का पता है, आपको सेंट्रल के पता है, तो आप सिंपल सा उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करके आप उसका भी निकाल सकते हैं स्टेट का। तो ये मुझे पता है कि 124 जो है सुप्रीम कोर्ट का है, एंड उससे पहले जो था सुप्रीम कोर्ट से जस्ट पहले एक प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो 124 से सुप्रीम कोर्ट है, तो 123 में भी हो सकता है प्रेसिडेंट का। अब 123 में मैं ऐड सब्सट्रैक्ट करके देखता हूँ 90 वाला, जो एक ट्रिक मैंने बताई थी पहले भी, 9 10 11 12 10 11 11 आएगा ना, और यहाँ पे 2 और 3, तो 213 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसका 213 ठीक हो जाएगा। और वैसे भी 213 एक वो है ना कि भाई वो भी एक सिंपल एलिमिनेशन लग सकता है कि जो स्टेट वाले जो आर्टिकल्स हैं वो 200 के बाद ही ज़्यादातर स्टार्ट है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा। अब ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कैरिंग करंट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर प्लेस्ड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर इज, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से फोर्स की जो डायरेक्शन है कंडक्टर पे क्या होगी। फ्लेमिंग्स रूल याद तो आया है, मतलब 10th वगैरह में पढ़ा था, बट कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं, अब फ्लेमिंग का कुछ थंब रूल था ना, लेफ्ट हैंड रूल एंड जैसे कुछ ऐसे करके कुछ था, और कुछ जो कंडक्टर है उसमें ऐसे फ्लो करता था, लेफ्ट हैंड में ऐसे, एंड मतलब कुछ क्लॉकवाइज और राइट हैंड में कुछ ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे था। तो ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर इज along the magnetic field. A conductor carrying current is placed perpendicular to a magnetic field. According to Fleming's, and the direction of force on the conductor is along the magnetic field. तो अपोजिट टू नो फोर्स एक्ट ऑन दी कंडक्टर, ये तो होगा ही नहीं कि कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, वो फोर्स की डायरेक्शन ही पूछ रहा है, तो ये तो ऑप्शन चला ही जाएगा। अपोजिट टू दी करंट अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें और इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इसे उन्होंने खुद बताया कि कंडीशन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड,
perpendicular to a magnetic field. According to Fleming's left hand rule, the direction of the force on the conductor is along the magnetic field भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है उसमें कुछ ऐसा था कि भाई अपोजिट और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा सिस्टम था, जो कुछ कुछ ये मुझे याद आ रहा है। तो अब ये 50-50 पे मैं पहुंच गया हूँ सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में, तो मैं इसको मार्क फॉर द रिव्यू लगा दूंगा। परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो इस 50-50 वाला क्वेश्चन है, इस पर मैं मार्क फॉर द रिव्यू लगा दूंगा। मार्क फॉर द रिव्यू जब आप एक्चुअल एग्जाम में लगाते हो तो वो पर्पल कलर में हो जाता है, बाद में आके वो सेव करना भी होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल से याद मुझे ऐसा आ रहा है कुछ मनी प्लांट या फिर पीस लिली, कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं ना सजावटी पौधे, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक। अब इसमें टेक्निक की बात करी है इन्होंने, ठीक है, बट मेथड की बात नहीं करी है। ये मुझे हिट कर रहा है, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, फ्यूजन बडिंग, बाइनरी फ्यूजन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब एसेक्सुअल मेथड्स हैं, ठीक है। बट ये टेक्निक की बात कर रहा है, तो टेक्निक तो एक ऐसा हो गया ना जो आर्टिफिशियली डेवलप की गई हो टेक्निक, तो ये टिश्यू कल्चर मुझे लग रहा है, एंड टिश्यू कल्चर पे ही मैं टिक करूँगा, तो ये भी मेरा इस पर मैं ठीक हो जाएगा, यहाँ टिश्यू कल्चर ही इसका सही ऑप्शन है। इफ़ द कार्टिलेज इन जॉइंट्स इज डैमेज, विच प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट इफेक्टेड। अभी क्या है ना कि मैं जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, जब ये पेपर आया था, ठीक है, तब मेरा एक्चुअल में दिमाग जो है वो काम कर रहा था कि हाँ इसका ये ऑप्शन होगा, इसका ये ऑप्शन होगा। बट अब मैं जब बैठा हूँ पंखा बंद करके, ऊपर से थोड़ा गर्मी है, तो ये क्वेश्चन मैं सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ अचानक से दिमाग में कुछ फंबल टाइप का, या फिर पढ़ने नहीं दे रहा है मेरा जो माइंड है वो इस क्वेश्चन को, है ना। तो इफ़ द कार्टिलेज इज जॉइंट्स इज डैमेज्ड, विच प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टेड टिश्यू इज मोस्ट इफेक्टेड। तो कार्टिलेज इन जॉइंट्स इज डैमेज, विच प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट इफेक्टेड। तो फैट स्टोरेज ये तो होगा ही नहीं, ब्लड सेल फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा, राइट। उसने जॉइंट्स की बात करी है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट से रिलेटेड ही हो जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं टिक कर दूंगा। इन नवंबर 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड 29 लेबर लॉ इनटू हाउ मैनी कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स। तो हाउ मैनी कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स स्किप करूंगा मैं इसको डायरेक्ट, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूंगा कि मुझे नहीं पता 2 है 3 है। हाँ मुझे पता था लेबर कोड कुछ ऐसा लॉ पास हुआ था, बट मुझे नहीं पता है अभी। इन ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABCD, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, द डायगनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट से, फॉर्मिंग 4 ट्राइंगल, द एरियाज ऑफ ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPC are 27 and 12 respectively. It is also known as the faces areas of triangle APB and triangle CPD are equal. ये और ये इक्वल है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन डेटरमाइन द एरिया ऑफ एंगल APB ये वाला निकालना है इस इंफॉर्मेशन को। तो इसका एक फॉर्मूला है, वैसे तो अगर आपने ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा होगा कि ये जो दोनों है ना, ये मल्टीप्लाई होके, है ना, ये मल्टीप्लाई होके उसी का मतलब एक ऐसा कुछ है फॉर्मूला, तो बट अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, सिंपल सा स्किप करता हूँ फिलहाल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर एंड इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। जो मतलब स्टेट है वो बांग्लादेश और म्यांमार से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। मैंने एक ट्रिक याद कर रखी है, नमामी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सबसे नीचे है, उसके नीचे ही म्यांमार है, और मणिपुर होगा नहीं क्योंकि मणिपुर ऊपर है। असम भी नहीं होगा, असम तो टच भी नहीं करता है उससे म्यांमार से। त्रिपुरा भी नहीं होगा, त्रिपुरा तो बीच में लटका हुआ है। तो मिजोरम है इसका सबसे नीचे। अब मिजोरम का मुझे ये कंफर्म नहीं है कि भाई ये बांग्लादेश से शेयर करता है, मे भी करता होगा, बट मिजोरम ही है भाई। म्यांमार नीचे है, मिजोरम यहाँ लटका हुआ है, इससे टच है, तो इसका मिजोरम ही ऑप्शन में टिक करूँगा, ये मेरा हो जाएगा।
एच में इसको कर देता हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स इनटू ऑफ द ओव्यूल विच प्रोसेस विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड। पोलन ट्यूब्स इनटू द ओव्यूल ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स इनटू द ओव्यूल। फ्लोवर में ये ओव्यूल होता है, ऊपर पोलन ट्यूब्स होती है, पोलन ग्रेन्स है ना। पोलन ग्रेन्स नीचे जाते हैं जब ही फर्टिलाइजरेशन स्टार्ट होता है, और उसने पोलन ट्यूब्स ही ब्लॉक करने की बात कर रहा है, तो वो मतलब विच प्रोसेस विल बी डायरेक्टली इफेक्टेड, तो फर्टिलाइजेशन इसका सिंपल सा हो जाएगा। और ये 10th वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा, 11th में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं टिक कर दूंगा। अभी क्या है कि मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट करा है, बट अभी मुझे थोड़ा एक मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ कि टाइम मेरा ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो जाए यहाँ पे नॉन टेक्निकल के, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो MLT वाले क्वेश्चन है वो किस टाइप के आने वाले हैं। तो अब मैं ज़्यादा और मुझे पता है मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैथ को अभी मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं वापस भी आगे कर सकता हूँ। सेक्शनल यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, तो अभी मैं मैथ को थोड़ा मैं नहीं करूँगा, तो इसको भी मैं डायरेक्टली स्किप करता हूँ। अभी के लिए मैं इसको नहीं करूँगा सोल्व। रीजनिंग के मैं सोल्व करूँगा। ऑल 53 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, यानी कि 53 पीपल जो है वो एक रो में स्टैंड कर रहे हैं। निशिका इज़ 44th फ्रॉम दी राइट वाइल शुभम इज़ 40, निशिका जो है वो 44th है राइट से, और जो शुभम है वो 41st है। हाउ मैनी पीपल आर देयर बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ABCD लिख दी है वो काम आएगी, तो ABCD में जल्दी से मुझे जो है वो 45 कितने लोग दे रखे हैं इसमें, 53 लोग मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला वगैरह मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है इसका। वैसे एक फॉर्मूला होता है +1 +2 करके ऐसे करके कुछ, बट मैनुअली मैं करके देख लेता हूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो ठीक रहे। 26, 27, 28, 9, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनकी पोजीशन क्या क्या है, जो है निशिका की 44th है फ्रॉम राइट साइड, और शुभम की 41st है फ्रॉम लेफ्ट। तो निशिका जो है वो हमारे राइट साइड से उसकी जो पोजीशन है वो है 44, तो 44 यहाँ पे ये आ गया, ये वाला 44 है, ये निशिका है, एंड 41st हमारी हो जाएगी, वो है मतलब लेफ्ट साइड से जो नहीं, राइट साइड से 44th पोजीशन हमें काउंट करनी है ना। तो और टोटल कितने लोग हैं, ऑल 53 पीपल दे रहा है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ से मैं काउंट करूँगा 44th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो निशिका की जो है वो 44 है, और ये शुभम की 41st है ना, तो ये हो गया शुभम, ये हो गया निशिका। अब इसके बीच में कितने लोग हैं वो हमें काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 30 लोग काउंट हो रहे हैं यहाँ पे। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये आ गया आपका 30। तो मैनुअली मैंने करा है ये क्वेश्चन, और आई एम वेरी श्योर कि 30 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 30 के आसपास भी नहीं है, क्योंकि 29, 27 ऑप्शन दिया होगा तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाऊँ। ईजी है, मैनुअली कर लेना चाहिए अगर आपको फार्मूला वगैरह नहीं पता है। वैसे तो घर से ही फार्मूला सारे रट के जाओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन अगस्त टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन गेम्स। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है एक्चुअल एग्जाम में, जल्दी जल्दी पढ़ो। पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा है अगस्त में, और अब इसको मैं क्या करूँगा कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेम्स को कुछ रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ पास करा है। सोशल मीडिया गेम्स एक्ट
अब ऑप्शन पढ़ते हैं। डिजिटल गेमिंग एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रोमोट। इसमें प्रमोशन लिखा है, प्रमोशन एंड उसने रेगुलेट की बात करी है कि भाई इनको इन पे लगाम लगाई जा सके जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, और इसमें तो प्रमोशन की बात कर लिख रखी है ऑनलाइन गेमिंग, तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। डिजिटल गेमिंग एक्ट, भाई ये मतलब ये कौन सा एक्ट है, ये तो ऐसा तो नाम भी ठीक नहीं लग रहा है ना, डिजिटल गेमिंग गेमिंग। तो सोशल मीडिया गेम्स एक्ट, ये भी मुझे नाम ठीक नहीं लग रहा है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन, क्वेश्चन में भी रेगुलेशन की बात है और इसमें भी रेगुलेशन की बात है, वो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, तो इसको मैं टिक कर दूंगा, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। हालांकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट बाकी ऑप्शन देख के तो मतलब बिल्कुल ही ठीक लग रहा है ना, ये अच्छे से एक्सप्लेन है, वेल डिफाइंड है, तो इसी को मैं टिक कर दूंगा। इन हाउस होल्ड सर्किट वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट अप्लायंसेज इन पैरेलल रेदर देन इन सीरीज। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट अप्लायंसेज इन पैरेलल, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल रेदर देन इन सीरीज, सीरीज हमारा होता है ये, पैरेलल होता है हमारा ये। तो ये बोल रहा है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट अप्लायंसेज इन पैरेलल रेदर देन इन सीरीज टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, मतलब ये एनर्जी कंजम्पशन के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम उनको व्हाट इज इम्पोर्टेंट कलेक्ट अप्लायंसेज पैरेलल, पैरेलल में हम लगाए ताकि एनर्जी कम हो सके। तो टू इंक्रीज द टोटल करंट इन द सर्किट, टू अलाउ ऑल अप्लायंसेज टू जनरेट इक्वल मैग्नेटिक फील्ड, टू एंश्योर ईच अप्लायंसेज रिसीव द सेम वोल्टेज। अब टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ये तो मतलब मुझे ठीक नहीं लगता कि उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंजप्शन कम हो जाएगा अगर हम उसको पैरेलल में लगाएंगे। टू इंक्रीज द टोटल करंट ऑफ द इन द सर्किट, टू इंक्रीज द टोटल करंट in the circuit, to allow all appliances to generate equal magnetic field, to ensure each appliance receive the same voltage। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ये है कि मैं कुछ 60-70% पे पहुंच रहा हूँ कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और टू इंक्रीज द टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट बढ़ाने के लिए, टू एंश्योर ईच अप्लायंसेज रिसीव द सेम वोल्टेज, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इस पर मैं 50-50 आ पा रहा हूँ इन दो ऑप्शन में। तो मैं इसको मार्क फॉर द रिव्यू लगा दूंगा, मार्क फॉर द रिव्यू, है ना। और ये वाला जो ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है इसको मैं टिक कर दूंगा। वापस आके मैं इसको एक बार चेक करूंगा। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन, पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था। वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 ईयर बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। 1947 में तो देश आज़ाद ही हुआ था, ये तो होगा ही नहीं कि जब ही आज़ाद हुआ तुरंत कोई 5 ईयर प्लान लेकर आ गए हैं वो लोग। 1961-62 में चाइना से वॉर हुआ था। एंड मुझे ये याद है कि 1955 का मैं थोड़ा याद कर पा रहा हूँ कि 5 ईयर प्लान में था, तो 1951 से आई थिंक 55 था कुछ ऐसा, तो 56 तो होगा नहीं, 51 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं इसी को टिक करके आऊँगा, अब चाहे गलत हो, क्योंकि मुझे रिस्क भी लेना है ना, अदरवाइज़ तो मेरा तो काउंट ही बहुत मतलब कम हो जाएगा क्वेश्चन का। ए पाइप कैन फिल, इसको मैं डायरेक्टली स्किप करूँगा, मैथ के क्वेश्चन है, बाद में टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा आधा घंटा हो चुका है अभी ऑलरेडी, और अभी मैं इसी पे नॉन टेक्निकल पे ही मैं अटका हुआ हूँ, तो मुझे बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। डायरेक्टली मैं स्किप करता हूँ ये मैथ के क्वेश्चन। What does the formula Na2SO4 indicate about the molecule? Na2SO4 indicate about the molecule. It contains 4 sodium. भाई सोडियम के दो यहाँ पे लिखे हुए, it contains 2 सोडियम एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 सल्फर एटम, ये तो है ही नहीं सोडियम के, Na2 सोडियम एटम्स है, तो ये सही हो जाएगा मेरा। विच चार्ज पार्टिकल इन एन एटम मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव करता है। सिंपल सा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, जो इजी क्वेश्चन है ना, जो 2-2 सेकंड में कंप्लीट होते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं। एक कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 घंटे, 90 किलोमीटर 3 घंटे, इसका एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर हो जाएगा, बहुत ईजी है। अदरवाइज आप खुद भी देख सकते हैं, 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर दोनों का एवरेज क्या निकल के आता है, माइनस भी आप करके देख लीजिए, या फिर ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लीजिए। 50 किलोमीटर तो लगता ही नहीं है कि दोनों का एवरेज, 40-45 सिंपल सा 30 किलोमीटर ही आपको लग रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, डायरेक्टली स्किप।
इफ थॉमसन मॉडल इज अप्लाइड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम व्हाट मेजर फ्लो अराइजेस। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ कि सारा दिमाग मैं यहीं लगा दूंगा अभी नॉन टेक्निकल में, तो फिर मैं मतलब जो एक्चुअल में एमएलटी वाला पार्ट है उसमें मैं क्या करूँगा। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, मैकमोहन लाइन किसको सेपरेट करती है? मैकमोहन लाइन, मनमोहन लाइन, इसको मैंने ट्रिक से याद कर रखा है, लाइक चाइना को सेपरेट करती है। और ये मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मैकमोहन, दुरंत लाइन, एलओसी, एलएसी और मतलब ये सारे जो लाइंस वगैरह हैं, दुरंत लाइन, ये सब मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ तो मैं कर रहा हूँ इनको। अब ये है एक रीजनिंग का है। टाइम 12:02 हो चुके हैं, आधे घंटे से 2 मिनट फालतू हो चुका है। अमोंग 5 स्टिक्स V, H, Y, D and N are each having different heights. Which stick is the shortest? Statement are sufficient to answer the question. Question है among 5 sticks. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read the following statement appropriate. तो ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें डेटा दे रखा है वो स्टेटमेंट रीड दी प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अमोंग 5 स्टिक्स V, H, Y, D and N each having a different height, which stick is the shortest? 5 स्टिक्स दे रखी है V, H, Y, D and H each having a different height. हाइट तो दे रखी है लेकिन कौन किससे छोटा है, कौन कितना लंबा है, छोटा है, ये तो दे ही नहीं रखा ना। विच स्टिक इज द शॉर्टेस्ट? D इज टॉलर देन, अब स्टेटमेंट है विच स्टिक इज द शॉर्टेस्ट। अच्छा, स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है एंड क्वेश्चन ये, तो इसका D इज द टॉलर देन ओनली वन स्टिक, V इज टॉलर देन H. Which stick is shortest? D is taller than H. Together, well, one alone or statement two alone are sufficient to answer the question. अब इस इन्होंने ये दे रखा है जो D है, पहली स्टेटमेंट D is taller than only one stick. जो D है वो बस एक ही स्टिक से मतलब लंबी भी, D is taller than only one stick. ठीक है, यहाँ पे कोई स्टिक है, ये बस इसी से लंबा है। एंड V इज टॉलर देन H, V इज टॉलर देन H, V जो है वो H से, ये V हो गया हमारा एंड ये H हो गया, H से टॉलर है। D इज टॉलर देन N, D इज टॉलर देन N, तो ये हमारा H हो गया है ना। और ये हमारा फिर यहाँ पे H आ जाएगा और ये हमारा V आ जाएगा, V। अब ये दे रखा है इन्होंने ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, हर इसकी डिफरेंट हाइट। विच स्टिक इज द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट स्टिक कौन सी होगी? तो इसका शॉर्टेस्ट स्टिक तो N हो जाएगा ना। D इज टॉलर देन की D बस है ना, N हो जाएगा ना, D इज टॉलर देन N है ना। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर एंड नॉट स्टेटमेंट पर अलोन, स्टेटमेंट 1, 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर। अब इन्होंने एक कैच दे रखा है, नो एंड नोट स्टेटमेंट 1 अलोन एंड और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू दी, है ना। तो ये इसका सिंपल सा 2 हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आंसर कैसे होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखो कि D इज टॉलर देन N, D जो है वो N से टॉलर है और D टॉलर देन ओनली वन स्टिक। जी जो D है वो बस एक ही स्टिक से, मतलब D इज टॉलर देन ओनली वन स्टिक, D जो है वो एक ही स्टिक से टॉल है और वो स्टिक है N, है ना। तो इसका मतलब है D एक स्टिक से टॉलर है, बाकी स्टिक से छोटा है, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो N हो जाएगा। तो दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। टाइम ज़्यादा लग गया है, 12:06 ऑलरेडी हो गया, यानी 35 मिनट इसमें नॉन टेक्निकल में ही मैंने दे दिया है अभी। तो ये मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड हो गया है। मराठी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज? मराठी, मैप याद आ रहा है दिमाग में, ये गुजरात है, ये
महाराष्ट्र है, मराठा, और द्रविड़ तो साउथ में हो गया, तिब्बत बर्मा ऊपर शायद नेपाल साइड हो गया, ऑस्ट्रेलोस्टिक ये तो होगा ही नहीं, तिब्बत बर्मा भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो आर्यन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली, मराठी बिलोंग्स टू, तो द्रविड़ तो साउथ में हो जाएगा। एंड मुझे याद है कि इंडो आर्यंस तो जो थे वो इस साइड से आए थे, सिंधु घाटी साइड से, मतलब मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो मैं कंफ्यूज इसमें हूँ जनरली, तिब्बत ये तो मैंने दोनों एलिमिनेट कर दिया है, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। मैं इसको मार्क फॉर द रिव्यू लगा दूंगा, 50-50 वाला है। वैसे मुझे ऑप्शन बाद में इंडो आर्यन ही आके लगाना है, तो इसको मैं फिलहाल मार्क फॉर द रिव्यू लगाऊंगा। अब है ये स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे कौन से उसमें आते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा 44 में है, एंड 44 हमारा किस पार्ट में है, तो 44 हमारा पार्ट 4 में है। डीपीएसपी हो गया ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, 44 में ही है ना, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड पार्ट 4 में ही हमारे, पार्ट 4 में हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पार्ट 3 में है, दैन फंडामेंटल पार्ट 4 में हमारे, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है लिटरली, इसको मैं 50-50 लगाऊंगा। वैसे मुझे 44 ये मुझे आर्टिकल याद है, बट अभी एक्चुअल पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको मैं पार्ट 4 ही लगा के जाऊँगा मैं, क्योंकि पार्ट 4 में अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसको मैं 50-50 कर देता हूँ। विच ऑफ द व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी इनोग्रेटेड एट एम्स रायपुर इन सेंट्रल इंडिया इन अर्ली सितंबर 2025। एम्स रायपुर में कोई रोबोटिक सर्जरी है, उसका नाम दिया गया है। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि कोई भी जो टेक्निक्स वगैरह होती है ना, वो तो वैदिक जो वर्डिंग है उनको उसी का नाम देते हैं, लाइक जो हिंदू, मतलब हिंदू रिचुअल ऐसे करके कुछ, तो रोबोरे ये तो कोई टेक्निक नहीं हुई, रोबो हील ये भी कोई टेक्निक नहीं हुई, सर्जी टेक और देवहस्त में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अब उस रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी है, तो इसको मैं रिस्क लूँगा एंड मैं सेकंड ऑप्शन इसका लगा दूंगा, एंड सेकंड ऑप्शन ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी टेक भी कुछ टेक्निक नहीं, रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी इनोग्रेटेड एंड रोबोटिक सर्जरी उसका नाम पूछ रहा है ना वो, तो देवहस्त ही मैं इसको लगाऊंगा। सर्जरी टैग भी कुछ नाम थोड़ी ना हो गया है ना, सर्जरी टैग तो कुछ कंपनी का नाम लग रहा है। तो मेरे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ। वैसे तो वहाँ पे साइड में आ जाता है ब्लू ब्लू करके, तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 12 और 13 14 एंड देन 15 16 और 17 और ये मेरा हो गया 18। फिलहाल नॉन टेक्निकल में 18 मेरे क्वेश्चन हो गए हैं, प्लस 2 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर द रिव्यू के लगाए हैं, जिनको मैं वापस आके देखता हूँ। ऑलरेडी 12-10 हो चुका है, यानी कि 40 मिनट्स मेरे हो चुके हैं। तो अब मुझे, अगर मैं ज़्यादा टाइम शायद उसमें इन्वेस्ट करता, मैथ वगैरह के क्वेश्चन भी सोल्व करता, तो शायद फिर तो मैं नहीं पहुंच पाता लास्ट क्वेश्चन तक भी। अब मुझे जल्दी जल्दी ये टिक करना पड़ेगा पहले। अब मैं मल्टी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, एंड ऑलरेडी 12-10 हो चुका है, 12:30 पे मैंने पेपर स्टार्ट किया था, एंड 40 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास दूसरे पार्ट के लिए 61 घंटा यानी कि 60 मिनट यानी कि 80 मिनट्स है मेरे पास MLT के लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। प्राइमरी स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए प्राइमरी स्पेसिमेन क्या होगा। यूरिन तो होगा नहीं प्राइमरी स्पेसिमेन, स्वेट भी नहीं होगा, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो। एंड व्होल ब्लड,
ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, प्लाज्मा एंड होल ब्लड। तो इसका सिंपल सा आंसर प्लाज्मा हो जाएगा, बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं इसको मार्क फॉर द रिव्यू लगा दूंगा, बट आके मैं इसको वापस प्लाज्मा करूँगा, ठीक है। मार्क फॉर द रिव्यू में लगा रहा हूँ इसको। विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफर्ड फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, इसका सिंपल सा है। व्हाट सब्सटेंस इज प्राइमरीली मेजर्ड इन दी सीरम टू एलिवेट किडनी, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, बिलोबिन भी होगा, ये भी नहीं होगा, क्रेटिनिन इसका हो जाएगा डायरेक्ट। 1 सेकंड, एक 2 सेकंड के ये क्वेश्चन है, इनको 1 सेकंड में ही करना है, और ये तभी आप कर सकते हो जब आपको बेसिक्स इतना अच्छे से रटा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एथिकल प्रिंसिपल दैट मस्ट बी अपहेल्ड इन लेबोरेटरी मेडिसिन। की एथिकल प्रिंसिपल, मैक्सिमाइजिंग प्रोबेबिलिटी फॉर लेबोरेटरी सर्विस, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अनएथिकल है। अचीविंग टेक्निकल एक्यूरेसी इन टेस्ट परफॉर्मेंस। की एथिकल प्रिंसिपल, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एंश्योरिंग कन्वेंस इन सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर, एंश्योरिंग कन्वीनियंस इन सैंपल कलेक्शन, मतलब ये तो प्रोसीजर से रिलेटेड हो गया ना, ये एथिक्स से रिलेटेड कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, ये HIV और ये जो वाले सैंपल होते हैं इसमें आपको थोड़ा बहुत सिखाया भी जाता है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, इसको मैं टिक कर दूंगा और सही भी है मेरा। ए पेशेंट्स यूरिन सैंपल इज डार्क ब्राउन एंड टेस्ट पॉजिटिव फॉर बिल्डोबिन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। एक पेशेंट का यूरिन सैंपल है, डार्क ब्राउन है, टेस्ट पॉजिटिव फॉर बिल्डोबिन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या हो सकता है। डार्क ब्राउन सैंपल है, ठीक है, यूरिन सैंपल, तो डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन, डार्क ब्राउन, पेशेंट्स यूरिन सैंपल इज डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। डिहाइड्रेशन में येलो इस कलर का तो है, मतलब यूरिन कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है और थोड़ा पेल येलो टाइप का यूरिन होता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ये तो होगा नहीं। डायबिटीज़ मेलाइटस, लीवर डिस्फंक्शन सच एज हेपेटाइटिस, अब मुझे पता है हेपेटाइटिस में ये होता ही होता है, एंड इसमें मुझे दिख भी रहा है चारों ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन को इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब थोड़ा डिफाइन किया है, इसका मैं इसको ठीक कर दूंगा और यही मेरा ठीक होगा। मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन मुझे यही लग रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑब्जर्व्ड इन कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई व्हेन यूजिंग नाइजर स्टेन। सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, सिग्निफिकेंस पूछा है, दे कन्फर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑब्जर्व्ड इन कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, मतलब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल दिख रहे हैं तो मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये तो मतलब बकवास ऑप्शन है। दे सो फ्लैजिला अरेंजमेंट, ये भी नहीं होता है फ्लैजिला अरेंजमेंट की, उसमें जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं तो फ्लैजिला है। दे डेमोन्स्ट्रेट सेल वॉल, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड फॉस्फेट, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। एंड ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन PYQ है, तो ये आपको टिक भी होना चाहिए, अदरवाइज आप 50-50 भी करोगे या फिर थोड़ा वो दिमाग में लाओगे कि भाई कौन सा ऑप्शन, थोड़ा एक्सप्लेन करके इन्होंने लिख रखा है। व्हाट इज द रिकमेंडेड एंगल फॉर निडल इंसर्शन ड्यूरिंग बेनीपेंचर इन ब्लड कलेक्शन फॉर ब्लड बैंकिंग। 0 to 10 डिग्री ब्लड कलेक्शन फॉर 60 to 70, ये तो होगा ही नहीं। 45 to 60 डिग्री, 15 to 30 डिग्री मुझे मोस्ट सूटेबल लग रहा है और यही होता है, मुझे याद भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुझे पता भी होना चाहिए। When performing a negative stain on bacteria, which reagent is commonly used to stain the background for clear visualization of cell morphology। Negative stain on bacteria, which reagent is commonly used, है ना, commonly used to stain the background की बात कर रहा है, background for clear visualization of cell morphology। When performing a negative stain When performing a negative stain on bacteria, which reagent is commonly used to stain the bacteria for casual cell morphology, बैक्टीरिया का जो है बैकग्राउंड स्टेन करने के लिए क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल मोर्फोलॉजी, तो सेफ्रेनिन, क्रिस्टल वॉयलेट एंड नेमिथाइलिन ब्लू। क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेफ्रेनिन, तो ये तो मतलब उसमें यूज़ होता है ना आपका जेडन स्टेन, और उसमें कौन सा है ग्राम स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेफ्रेनिन। मिथाइलिन ब्लू
इंडियन इंक, इसका इंडियन इंक और मिथाइलिन ब्लू में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। हाँ आई नो ये इजी क्वेश्चन है, बट अभी कंडीशन है, ऑलरेडी प्रेशर है मेरे ऊपर थोड़ा एग्ज़ाम का। इसको मैं मार्क फॉर द रिव्यू लगाता हूँ, मार्क फॉर द रिव्यू। ठीक है। ए ब्लड डोनर रिपोर्ट्स रिसेंट एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू ब्लड डोनर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, डेफर द डोनर फॉर डोनेटिंग ब्लड। ए ब्लड डोनर रिपोर्ट्स रिसेंट एक्सपोजर टू, भाई जो रिसेंट एक्सपोजर हुआ है तो उसको मतलब क्या ही आप करोगे, टेस्ट द ब्लड फॉर कलेक्टिव नेगेटिव, ये नहीं हो सकता है। इसका कुछ महीने भी होते हैं कि किसी का पॉजिटिव आया तो कुछ टाइम होता है ना। तो ये तो सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं टिक करके आऊँगा। विच component inside an autoclave ensures even distribution of steam for effective sterilization? Which component is inside an autoclave ensures even distribution of steam for effective sterilization? अब लिटरली क्या हो रहा है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना तो ऐसे लग रहा है कि मेरा जो मुंह है वो तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, लेकिन दिमाग में एक्चुअल में कुछ जा नहीं रहा है। अभी मैंने पानी पिया है, थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड का रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रेशर में फिर क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो वो गलत ही होंगे। अभी 12:18 हो चुके हैं और अभी भी टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। अब मैं फिर से ध्यान से पढ़ता हूँ, थोड़ा मैंने रिलैक्स किया है। विच component inside an autoclave ensure even distribution of steam for effective sterilization? कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट ऑटोक्लेव में जो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करो स्टीम का। ठीक है। कंट्रोल पैनल, द आउटर इंसुलेशन लेयर, द वाटर रिजर्वायर लिड, ये तो होगा नहीं। द परफोरेटेड ट्रे और रैक। विच component inside an autoclave ensures even distribution of steam? आउटर इंसुलेशन लेयर, उसने इनसाइड का पूछा है ना, तो आउटर तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल पैनल, इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर रिजर्वियर लिड, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है। दी कंट्रोल पैनल, इसको मैं मार्क फॉर द रिव्यू लगाऊंगा, क्योंकि कुछ कंट्रोल पैनल भी है ना उससे इक्वल कुछ, मतलब कुछ कंट्रोल सिस्टम हो। हालांकि ये आना चाहिए बट अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ इन नर्वस सिस्टम? माइलिन शीथ का क्या मेन फंक्शन होता है? टू कनेक्ट न्यूरॉन्स टू मसल, टू प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल एक्टिविटी, टू जनरेट नर्व इम्पल्सेस, टू स्पीड अप सिग्नल ट्रांसमिशन। माइलिन शीथ होती है एक, है ना, उसका नर्वस सिस्टम में क्या द मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका टू स्पीड अप सिग्नल ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स वो जनरेट नहीं करता है, प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल बॉडी, ये भी हो सकता है। टू कनेक्ट न्यूरॉन्स टू मसल, न्यूरॉन्स को मसल से कनेक्ट करे, ये भी हो सकता है। बट टू स्पीड अप सिग्नल ट्रांसमिशन, ये मुझे मोस्ट प्रोफेल मतलब लग भी रहा है और पढ़ के भी आया हूँ नर्वस सिस्टम, क्योंकि मुझे पता है नर्वस सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ए डॉक्टर एडवाइज्ड प्लेटलेट कंसनट्रेट ट्रांसफ्यूजन फॉर ए पेशेंट विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फॉलोइंग कीमोथेरेपी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन? A doctor has advised platelet concentrate transfusion for a patient with thrombocytopenia following chemotherapy. What is the most likely reason for this intervention? प्लेटलेट कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूज़न के लिए एक पेशेंट को एडवाइस किया गया है, तो इसका क्या होगा? इम्यूनिटी तो बढ़ेगी नहीं, एनीमिया भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ए डॉक्टर एडवाइज प्लेटलेट कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन फॉर ए पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फॉलोइंग कीमोथेरेपी, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द इंटरवेंशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग? यही मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, क्योंकि एक पेशेंट है उसको एडवाइस किया गया है प्लेटलेट कंसंट्रेट transfusion for a patient with thrombocytopenia following chemotherapy, what is the most likely reason for the intervention? प्लेटलेट
एनीमिया तो होगा नहीं, एनीमिया में तो आरबीसी से रिलेटेड होता है, तो ये होगा नहीं। थ्रम्बोसाइटोपिनिया तो वो एनहांस इम्यूनिटी, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, तो मुझे यही लग रहा है, तो इसको मैं टिक करूँगा फोर्थ ऑप्शन को। व्हाट इज़ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड एज ए ब्लड सब्सटीट्यूट। को मोस्ट कॉमन यूज जो होता है ब्लड सब्सटीट्यूट के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर पहला हो जाएगा, विच स्टेन इज मोस्ट। अब मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 12:22 हो चुके हैं और 11 साढ़े 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था और ऑलरेडी 50 मतलब कितना हो चुका है, साढ़े मतलब 1 घंटा पूरा कंप्लीट होने वाला है। 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास जो सेकंड आवर है, जो मैंने स्पेशली एमएलटी के लिए मतलब बचाया था, उसमें मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा एज है क्योंकि मैं 14 क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूँ और अभी मेरे पास 1 घंटा सफिशेंट है। यानी कि 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30 बजे तक का मेरे पास टाइम है, 2 घंटे का, ठीक है। तो थोड़ी मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मार्क फॉर द रिव्यू वाले क्वेश्चन हैं वो भी मेरे बचे हुए हैं। विच स्टेन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटेक्टिंग एसिड फास्ट बेसिलाई। जेडन स्टेन, सिंपल सा है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड हिमोलिसिस ड्यूरिंग ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। हिमोलिसिस प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, हिमोलिसिस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं होगा, हिमोलिसिस इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, एक्यूरेट लग रहा है, अच्छे से डिफाइन कर रखा है, लंबा लंबा। मैं इसको टिक कर दूंगा और ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन नीड्स टू ट्रांसफर 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेटली एंड देन डिस्पेंस इट कम्प्लीटली बाय ब्लोइंग आउट द लास्ट ड्रॉप, विच पिपेट शुड बी यूज फॉर द प्रोसीजर। नहीं पता है मुझे, डायरेक्टली मैं इसको स्किप करूँगा, है ना। pH is defined as a measure of how the temperature of a substance changes. pH भाई pH से टेम्परेचर कैसे होगा, pH तो एसिड बेस के लिए होता है। मेजर ऑफ हाउ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मेजर ऑफ हाउ द कलर ऑफ सब्सटेंस, ये तो नहीं होगा। सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 2 सेकंड में होना चाहिए। ए फ्लेबोटोमिस्ट नीड्स टू कलेक्ट वीनस ब्लड फ्रॉम एन एडल्ट पेशेंट फॉर रूटीन टेस्टिंग। ए फ्लेबोटोमिस्ट है, नीड्स टू कलेक्ट वीनस ब्लड फ्रॉम एन एडल्ट पेशेंट फॉर रूटीन टेस्टिंग, है ना। एक एडल्ट है, उसको उससे ब्लड लेना है, कंसिडरिंग एसिबिलिटी, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड वीन इंस्टेबिलिटी विच साइटिस विच मीडियन क्यूबाइटल। बेसिकली मतलब ये है कि भाई एडल्ट है और वीन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो सकती है, स्टेबल नहीं है क्योंकि पेशेंट जो है वो एडल्ट पेशेंट है। तो कौन सी जो है वो रूटीनली टेस्टिंग के लिए वो मोस्ट प्रेफरेबल है, तो मैं सारे पढ़ लूँगा। बेसिलिक वीन अलोंग विद मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म बिकॉज इट कैरीज द हाइएस्ट वॉल्यूम ब्लड। मीडियन कुबाइटल वीन इज द एंटीक्यूबल फोसा ड्यू टू इट्स सुपरफिशियल लोकेशन एंड मिनिमल रिस्क ऑफ इंजरी। मिनिमल रिस्क ऑफ इंजरी ऑप्शन में ही इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसका सिंपल सा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को। सिंपली लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म बिकॉज इट इज ऑलवेज लार्जर देन द अदर। डोर्सल वीन नेटवर्क टू द हैंड बिकॉज इट हैज द लास्ट चांस ऑफ हेमाटोमा। इसका सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा एंड आई थिंक ये PYQ भी है, तो इसको मैं टिक करके आऊँगा। What is the recommended time frame within which a urine sample should be processed for culture for collection? यूरिन सैंपल, अब इन्होंने देखो व्हाट इज रिकमेंड टाइम फ्रेम विदिन विच ए यूरिन सैंपल शुड बी प्रोसेस्ड फॉर कल्चर। भाई अगर आप टाइम ज़्यादा रखेंगे तो उसमें ही ऑलरेडी बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। 2 सबसे कम दे रखा है वैसे भी, तो ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू मेक द पंचर फॉर कैपिलरी कलेक्शन। लैंसेट हो जाएगा। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट विदाउट वैलिड क्लिनिकल इंडिकेशन एंड विदाउट परफॉर्मिंग इन्फॉर्मिंग द पेशेंट रिप्रेजेंट विद विच एथिकल वायलेशन। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट विदाउट वैलिड क्लिनिकल इंडिकेशन एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेशेंट रिप्रेजेंट, यानी कि बिना पेशेंट को इन्फॉर्म किए हुए कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना, ये तो एक तरह का क्या हुआ, माल प्रैक्टिस हुआ ना। कॉन्फिडेंशियलिटी आप क्या मेंटेन कर रहे हैं उसकी, जब आप उसे कुछ बता ही नहीं रहे, है ना। विद कंसियसनेस बेनिवोलेंस, ये तो होगा ही नहीं। माल प्रैक्टिस वेरी
पहला ही ऑप्शन बहुत ठीक लग रहा है, माल प्रैक्टिस है ये तो। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इफ ए केमिकल स्पिल अकर्स इन द लेबोरेटरी। यानी कि कोई केमिकल स्पिल हो गया है लेबोरेटरी में, तो क्या सीक्वेंस होगा। क्लीन स्पिल विद बेयर हैंड, ये तो गलत हो जाएगा। इग्नोर स्पिल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ, मतलब कोई केमिकल गिर गया लेबोरेटरी में और मैं इसको इग्नोर करूँ, मतलब ऑप्शन ही गलत है। इवैक्यूएट एरिया, इग्नोर स्पिल, कंटिन्यू वर्किंग, रिपोर्ट इंसिडेंट, ये भी गलत होगा। मतलब एरिया खाली करो, स्पिल को इग्नोर करूँ, इसका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ग्लासवेयर इज मोस्ट सुटेबल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स हाई एक्यूरेसी, है ना। हाई एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स हाई एक्यूरेसी इन वॉल्यूम मेजरमेंट प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बीकर नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब भी नहीं होगा। मेजरिंग सिलेंडर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैं कंफ्यूज हूँ, मैं लास्ट में इसको मैं मार्क फॉर द रिव्यू करके आ जाता हूँ। वैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मुझे ठीक लग रहा है, तो मार्क फॉर द रिव्यू, एंड बाकी वापस आके मैं इसको जल्दी से देख लूँगा जब लास्ट के 10 मिनट में इसी के लिए बचाऊंगा जो मार्क फॉर द रिव्यू मैंने क्वेश्चन लगाए हैं उसके लिए। इफ़ ए पेशेंट टाइडल वॉल्यूम डिक्रीजेज बट देयर रेस्पिरेटरी रेट रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन एल्वियुलर वेंटिलेशन एंड वाई। एल्वियुलर वेंटिलेशन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक। इफ पेशेंट टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज, पेशेंट की जो टाइडल वॉल्यूम है वो घट गई है, बट देयर रेस्पिरेटरी रेट रिमेन्स द सेम, रेस्पिरेटरी डिमांड जो रेट है वो सेम है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन एल्वियुलर वेंटिलेशन एंड टाइडल वॉल्यूम टी घटा है, रेस्पिरेटरी रेट सेम है, तो क्या होगा। ड्यू टू रिड्यूस फ्रेश एयर रीचिंग एल्वियोली। रिलेशन एल्वियुलर वेंटिलेशन इंक्रीजेस, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ के नहीं आया हूँ मैं एल्वियुलर वेंटिलेशन ये सब, हालांकि पढ़ना चाहिए। द लंग्स आर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज़ ए ब्लैंक सॉल्यूशन व्हेन कैलिब्रेटिंग ए कैलोरीमीटर। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द कैलोरीमीटर, टू करेक्ट द एब्जॉर्बेंस ड्यू टू सॉल्वेंट, यही हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स आर अपोजिट एंड डिस्क्राइब रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द मिड लाइन। मिड लाइन, मीडियल एंड लेटरल, सुपरफिशियल, मिड लाइन की बात कर रहा है ना, सुपरफिशियल कैसे हो जाएगा। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, अपोजिट एंड डिस्क्राइब। एनाटॉमिकल टर्म्स आर अपोजिट्स एंड डिस्क्राइब रिलेटिव क्लोजनेस इन द मिडल, मिड लाइन। मीडियल एंड लेटरल एक दूसरे के अपोजिट है, यही मेरा ऑप्शन होगा और इसी को मैं टिक करूँगा। ए लैबोरेटरी टेक्नीशियन फाइंड्स ए ग्रीसी रेड्यूस ऑन ए फ्लास्क आफ्टर ऑटोक्लेविंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली। ग्लासवेयर वाज नॉट प्रॉपर्ली, फ्लास्क मटेरियल रिएक्टेड विद स्टीम, मतलब स्टीम से रिएक्ट करके उस पर ग्रीस डेवलप हो जाएगी, ग्रीस रेसिड्यू आ जाएगा, ये तो मतलब कितना गलत ऑप्शन है। वाटर यूज्ड इन ऑटोक्लेव वाज कॉन्टामिनेटेड, द ऑटोक्लेव टेम्परेचर वाज टू हाई, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ग्लासवेयर वाज नॉट प्रॉपर्ली क्लीन्ड बिफोर स्टेरिलाइजेशन, वाटर यूज्ड इन ऑटोक्लेव। अब इन दोनों में मुझे जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ा डाउट हो रहा है। ये बट इसमें लिखा नहीं है कि भाई वाटर जो है वो कॉन्टामिनेटेड। लैबोरेटरी टेक्नीशियन फाइंड से ग्रीसी रेड्यूसेस ऑन द फ्लास्क आफ्टर ऑटोक्लेविंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस। ग्लासवेयर वाट नॉट प्रॉपर्ली क्लीन फ्रॉम स्टेरिलाइजेशन। अब वाटर से उड़ के ग्लासवेयर पे थोड़ी ना पहुंच जाएगा, तो यही मतलब मुझे ठीक लग रहा है ऑप्शन सेकंड, तो इसको मैं टिक करूंगा सेकंड को। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड स्टोरेज ड्यूरेशन फॉर वूल ब्लड एट 2 to 6 डिग्री टू एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी। इस एसओपी व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड स्टोरेज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन फॉर वोल ब्लड। वोल ब्लड के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे स्टोरेज पढ़ के जाने हैं, है ना, कितने कितने दिन का होता है। ए पस एस्पिरेट वाज रिसीव्ड फॉर कल्चर, व्हाट इज द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्टेप फॉर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से पहले का कौन सा करेक्ट स्टेप होगा, तो इनोकुलेट कल्चर मीडिया फर्स्ट, देन प्रिपेयर स्मीयर फ्रॉम रेसिडुअल एरोबिक पस सैंपल, यूज द एनारोबिक स्वैब टू मेक ग्राम स्टेन। एक पस एस्पिरेट वाज रिसीव्ड फॉर कल्चर, एक पस एस्पिरेट है वो कल्चर के लिए रिसीव हुआ है,
तो करेक्ट स्टेप कौन सा होगा? ग्राम स्टेनिंग से पहले इनोकुलेट द कल्चर मीडिया फर्स्ट, देन प्रिपेयर स्मेयर फ्रॉम रेसिडुअल एरोबिक पस सैंपल। मुझे फर्स्ट ठीक लग रहा है इसको मैं फर्स्ट चूज़ करूँगा। तो फर्स्ट मैं इसको चूज़ करूँगा एंड ये मेरा गलत हो जाएगा, तो इसको मैं रॉन्ग लिख दूँगा। ठीक है, जो जो मेरा गलत भी हुआ है और मैंने अटैम्प्ट भी किया है उसको मैंने डब्लू टिक कर दिया है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बेसिक फुक्सिन इज प्रेफर्ड ओवर सप्रेनिन? बेसिक फुक्सिन इज प्रेफर्ड ओवर सप्रेनिन एज ए काउंटर स्टेन फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिक फुक्सिन इज द ओनली काउंटर स्टेन अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज। भाई नहीं हो सकता ना, उसने लिखा है कि प्रेफर करते हैं, लेकिन ओनली इसीलिए यूज़ करते हैं ये तो नहीं है। बेसिक फुक्सिन इज लेस एक्सपेंसिव देन सप्रेनिन, मतलब लेस एक्सपेंसिव है तो मतलब उसको प्रेफर करेंगे। मतलब हॉस्पिटल्स में ऐसा देखा जाता है कि कोई चीज़ मतलब सस्ती है तो उसको हम यूज़ कर लें, क्वालिटी मैटर करती है ना। सप्रेनिन स्टेन बोथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इक्वली, ये तो होगा ही नहीं। बेसिक फुक्सिन स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म मोर इंटेंसली देन सप्रेनिन, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसली मतलब ये करे, तो इसका ऑप्शन मैं ठीक सेकेंड ही करूँगा और सेकेंड ही इसका ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर इंटीग्रिटी ऑफ यूरिन सैंपल फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन ए क्लिनिकल laboratory? Which of the following is the most suitable preservative for maintaining the cellular integrity of urine sample for microscopic examination in a clinical laboratory? थोड़ा सा पानी पीते हैं। अब ट्राई करता हूँ। Which of the following is the most suitable preservative for maintaining the cellular integrity of urine sample for microscopic examination? अल्कोहल नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड, डिस्टिल वाटर भी नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, फॉर्मेलिन इसका हो जाएगा क्योंकि ये एक PYQ है। पानी पीने से ही दिमाग में मतलब दिमाग की बत्ती जलने लगी है। तो विच टाइप ऑफ एनीमिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी? बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक टू डायग्नोसिस हेपेटोस है? हाँ अभी आया, अभी आ रहा हूँ।